हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब के सब। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली आपके वंदरोगा का एग्ज़ाम है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये उसमें भी आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, इन क्वेश्चंस को समझते हुए हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रमुख अजीविक घटक क्या है। मतलब कि अजीविक का मतलब एबायोटिक कंपोनेंट। तो हमारा जो इकोसिस्टम होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जीविक होते हैं, मतलब कि जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, हमारे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे, दीज आर दोज कंपोनेंट्स जैसे कि हमारी एयर है, ठीक है, हमारी सॉइल है, हमारा वाटर है, हमारे रॉक्स हैं, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे को पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले दे रखा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लिविंग होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फंगी जो होती है, फंगी भी हमारी लिविंग होती है, तो फंगी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट होंगे। देन हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स हमारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हर्बीवोर भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमारा एक एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि हमारा नॉन लिविंग, ठीक है, हमारा नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर जो हमारे होते हैं, नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स हमारे होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे असर पहुंचाते हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है हमारा, ये एक ऐसा मेन फैक्टर है हमारा जो कि हमारे एबायोटिक फैक्टर होता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट में की फैक्टर होता है जो कि हमारे इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। वो हमारा इकोसिस्टम किस हिसाब से चलेगा, वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके फैसले में ये की फैक्टर निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फूड चेन द एनर्जी अवेलेबल टू द टर्शरी कंज्यूमर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब जो हमारी फूड चेन होती है, हमारी फूड चेन के आपके मेजरली 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे का लेवल जो होता है हमारा हमारा जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है आपका प्रोड्यूसर्स का लेवल। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आपके, सबसे पहले हमारे को सन से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, देन वो जा रही है हमारे प्रोड्यूसर्स के पास पे, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स जैसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी और फिर आते हैं हमारे टर्जरी, ठीक है। तो जो हमारे फर्स्ट लेवल के प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्लांट्स को खाने वाले जो छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हमारे रैबिट्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं हमारे हमारे फर्स्ट लेवल के प्राइमरी कंज्यूमर। देन होते हैं हमारे सेकंड लेवल के सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि इनको खाते हैं, ठीक है, जो हमारे इन छोटे जानवरों को खाते हैं, जो जानवर हमारे पेड़ पौधे खा रहे हैं, उनको जो जानवर खा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो जो हमारी चिड़िया हैं, चिड़िया हमारे दाना चुग रही है, ठीक है, तो चिड़िया को सांप ने खा लिया, तो सांप क्या हुआ हमारा, सांप हमारा हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो हमारे थर्ड लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं, ये इनको भी खाते हैं सेकेंडरी लेवल वालों को, और ये फर्स्ट लेवल वालों को डायरेक्टली भी खा सकते हैं। जैसे कि हमारा हॉक हो गया या हमारा ईगल हो गया, वो क्या करता है, वो सांप को भी खा सकता है और वो डायरेक्टली बर्ड को भी पकड़ के खा लेगा या रैट को पकड़ के खा लेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब ये जो हमारा यहाँ पे एनर्जी अवेलेबल पूछा जा रहा है, ठीक है, ये हम जो हमें पूछा जा रहा है कि कितनी ऊर्जा हमारे को मिलेगी, कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, ठीक है, ये आपकी एक एनर्जी ट्रांसफ़र का आपका रूल होता है, तो उसके बेसिस पे होता है। तो जिन बच्चों ने हमारा वंदरोगा का कोर्स करा था उन्हें ये चीज़ पता होगी, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, ठीक है, कि आपका क्या होता है कि हर लेवल पे जो हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है,
ठीक है, जो हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि हर लेवल पे पहले वाले लेवल से सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्योंकि थर्ड स्टेप पे पहुँचे हैं, हम यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हैं, ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कि भाई हर लेवल पे हमारी आगे क्या जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी। तो अगर यहाँ मेरी प्रोड्यूसर्स पे मेरी अगर 100% एनर्जी थी, तो यहाँ पे वो मेरी आ जाएगी 10। ठीक है, एंड हम मतलब देखो 3 बार ये आपका रफली जो है 3 बार आपकी डिवाइड हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ आपका, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 10, फिर 10 का 1% क्या हुआ आपका, 10 का 10% हुआ आपका 1। ठीक है, एंड 1 का 10% क्या हुआ हमारा 0.1। तो यानी कि इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा डी 0.1%। तो जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर है, जो हमारे थर्ड लेवल के कंज्यूमर्स हैं, उनमें सिर्फ 0.1% एनर्जी जो है वही आगे हमारी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो आपको ये 10% एनर्जी रूल जो है ये याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है वो अपने ओरिजिनल अमाउंट की सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे पास ऑन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब ये हमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी साइकिल है जो कि पानी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पानी का मूवमेंट जो हमारी धरती पे हो रहा है, हमारी धरती के ऊपर हो रहा है, एंड जो हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी हमारी ऐसी साइकिल है जो इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, जो पानी है हमारा, ठीक है, पानी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो। तो अगर किसी बच्चे को और कोई चीज़ नहीं याद रहेगी तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे हाइड्रो आ रहा है, यानी कि इसका आंसर ऑटोमेटिकली यही होगा, क्योंकि पानी की साइकिल की बात हो रही है, पानी की मूवमेंट की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है इसको हम अपना वाटर साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी वाटर साइकिल भी बोली जाती है। वाटर साइकिल में हमारा क्या होता है मेजरली कि जो हमारे इसमें क्या होता है कि ये जैसे अगर हमारी नदी है, ठीक है, ये मेरे पहाड़ हैं और ये मेरे जंगल हैं। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है, ये नदी है। ठीक है, ये ग्राउंड का एरिया है। ठीक, तो अब क्या होता है कि ये जो मेरी नदी है या यहाँ पे अगर मेरी लेक भी है, तो ये जो लेक है यहाँ से हमारा पानी इवेपोरेट होता है। ठीक है, सूरज की जो हीट होती है उसकी वजह से ये पानी हमारा यहाँ से इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन भी होती है पत्तियों के थ्रू। ठीक है, अब जब ये सारा का सारा जो पानी है ये अर्थ सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है कि इससे हमारे बादलों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमारे बादल बनते हैं इससे। तो जो बादल होते हैं वो जो हमारी निचली सतह होती है वहाँ पे तो वो बारिश करते हैं कंडेंसेशन के बाद। ठीक है, वो बारिश करते हैं, और जो हमारे हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे ये आपके हेल स्टोन्स और स्नो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये हमारी जो रेन वाटर है ये आपका वापस से ज़मीन में आ गया, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे जो नदी है, जो हमारे क्या बोलते हैं आपके लेक्स वगैरह थे, यहाँ पे जाके वापस मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो होते हैं ये आपके जो ये हमारे ग्राउंड वाटर होता है इसको भी रिचार्ज करने के काम आता है, इसको भी ये रिचार्ज करता है। ठीक है, और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारा फॉरेस्ट होता है, ये ही इसको रेन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है रेन को कि यहाँ पे बारिश हो। इस वजह से कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारा फॉरेस्ट का कवर है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ बेस्ट कैटेगराइज्ड एज, मतलब कि जो हमारे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, जो हमारे फॉरेस्ट का पारिस्थितिक तंत्र है, उसको हम किस चीज़ में क्लासीफाई करते हैं, मतलब कि वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, या फिर डेजर्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने 4 ऑप्शन तो बता दिए, लेकिन इन चारों ऑप्शन के बीच का डिफरेंस भी तो बताओ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमें नाम से पता चल रहा है कि ये ह्यूमन मेड है। ठीक है, यानी कि
उसको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पे भी एक्वेटिक आएगा यानी कि वो पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। तो जो भी हमारी नदियाँ होती हैं, हमारे लेक्स होती हैं, ठीक है, हमारे जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, तो उनका जो इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे जो आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर आता है आपका डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट का इकोसिस्टम जो होता है हमारा, वो हमारे रेगिस्तानों का इकोसिस्टम होता है, ठीक है। रेगिस्तान का इकोसिस्टम बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी 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 ज़्यादा होती है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो इसमें से कोई भी नहीं बैठ रहा, ना हमारा आर्टिफिशियल बैठा, ना एक्वेटिक बैठा, ना डिजर्ट बैठा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब है आपका जो स्थलीय इकोसिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं क्रिएट करती, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता है कि ये सबसे ज़्यादा मेन कॉज होती है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ठीक है। देन CH4 जो आपकी मीथेन गैस होती है, ये भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से इमिट होती हैं। देन हमारा O3 यानी कि जो हमारी ओजोन होती है, ओजोन भी हमारी एक ग्रीन हाउस गैस ही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, सबसे अबेंडेंस में पाई जाने वाली गैस होती है, ठीक है। इसकी वजह भी ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस हमारी नहीं कहलाती, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका नीट 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन साइकिलिंग इज ऑल्सो नोन एज, मतलब कि जो हमारा न्यूट्रिशन की साइकिल चल रही है, न्यूट्रिशन की साइकिल क्या हुआ कि हमारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे हमारा कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से और हमारे फिजिकल एटमॉस्फेयर से जो है लिंक कर रहे हैं, उनमें चल रहे हैं, ठीक है। उसमें जो इनका मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि हमारे जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे हमारे रॉक हो गया, हमारे पानी हो गया, ठीक है, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन साइकिल आपकी चल रही है कॉन्स्टेंटली, इस साइकिल का क्या नाम होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जल चक्र, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पानी के चलने की बात कर रहा है, ये बाकी चीज़ों के चलने की बात नहीं कर रहा। न्यूट्रिशन साइकिल में तो हमारे सब प्रकार के न्यूट्रिशन जो है वो चलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में आता है हमारे पास वाटर साइकिल भी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि वाटर साइकिल अगेन सिर्फ पानी के चलने की बात कर रहा है। देन हमारी फूड चेन हुई, फूड चेन भी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि फूड चेन जो होती है आपकी, ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा, सॉरी, कि मैम जो फूड चेन होती है हमारी, तो उसमें भी तो जब हमारे प्लांट्स हैं या हमारे प्लांट्स अपने लिए खाना बना रहे हैं, तो वो भी तो वहाँ पे न्यूट्रिशन लेके खाना बना रहे हैं, या जो हमारे एनिमल्स खाना खा रहे हैं, तो वो भी तो वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। लेकिन इसमें आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा होता, इसमें सिर्फ लिविंग कंपोनेंट्स के साथ में इंट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या है कि इसमें हमारे कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, इन सभी का जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका हमारा मूवमेंट हो रहा है। बायो यानी कि थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो यानी कि जो एक पर्टिकुलर एरिया, जोग्राफी एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, केमिकल यानी कि जो उसमें हमारे ये केमिकल्स हमारे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सॉइल इरोजन होता है आपका, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी हमारी ढह जाती है, ठीक है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम ओवरग्रेजिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से, एफॉरेस्टेशन से, या इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है।
ओवरग्रेजिंग का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे मेरी घास लगी हुई है तो मैंने अपने भेड़ बकरियों को, अपनी गायों को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, और उन्होंने ये सारी की सारी घास खा ली, तो यहाँ पे तो मेरा खाली हो गया, यहाँ पे अब मेरी कोई घास ही नहीं है उसको बाइंड करने के लिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। सॉइल हमारी, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये उनकी रूट्स हैं, ठीक है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं या जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं ये सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, ठीक है। और जब ये हमारी सॉइल को बाइंड करके रख रही हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे वो नहीं होते, हमारी जो सॉइल है वो इरोड नहीं होती। अब अगर ओवर ग्रेजिंग हो गई और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे इनको जानवरों ने खा लिया, ये हट गए यहाँ से, तो यहाँ पे तो नीचे रूट्स बचेंगी नहीं उनको बाइंड करने के लिए। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि इसको पूरा रूट से ही खा लेना। जब हम ज़्यादा देर के लिए अपने जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं, गेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो वो इसको रूट से ही निकाल के खा जाते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो रूट ही नहीं बचेगी तो सॉइल को बाइंड कौन करेगा, ठीक है। सेम चीज़ हमारा डिफॉरेस्टेशन के साथ होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना, ठीक है। देन आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारे फॉरेस्ट कवर को काट कर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को बनाना, ठीक है, वो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ए फॉरेस्ट्रेशन। ए फॉरेस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बंजर ज़मीन थी, इस ज़मीन पे मैंने ट्रीज़ को प्लांट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रीज़ को जब प्लांट करा तो इसकी जो रूट्स हैं, जो इसका रूट का सिस्टम है, वो फिर हमारी जो सॉइल है उसको बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने का तरीका क्या है हमारा, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर, ठीक है। अब ओजोन लेयर जो है हमारी वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर पे प्रेजेंट है। हमारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे हम ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी की सारी जो है हमारी, ये हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। ओजोन लेयर जो है हमारी वो हमारी प्रेजेंट होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। यानी कि इसका आंसर है हमारा बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्वेश्चन जो है आपका एनडीए 2020 में पूछा गया था, ठीक है। अब जो ओजोन लेयर होती है हमारी, ये क्या करती है कि ये यूवी रेज के अगेंस्ट हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वहाँ से अंदर ही ये आपकी यूवी रेज को नहीं आने देती, वहाँ से बाउंस बैक करवा देती है, ठीक है। यूवी रेज जो होती है हमारी वो सन से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, मतलब कि इसमें से कौन सा हमारा ऐसा पॉल्यूटेंट है, मतलब कि है तो वो पोल्यूशन, यानी कि है तो वो वेस्ट मटेरियल, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल है तो उसका हमारी जो इन्वायरमेंट है या जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर उसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर उसको सही से डिस्पोज करा गया तो, ठीक है। तो प्लास्टिक, आप सबको पता है कि प्लास्टिक तो सालों साल तक कभी भी डिग्रेड नहीं होता। देन आपका जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन भी जो है आपका, ये भी कभी डिग्रेड नहीं होता, ये भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ग्लास जो होता है हमारा, ग्लास भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये आपका बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है डिग्रेड होने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं ग्लास को डिग्रेड होने में, ठीक है। ग्लास जो होता है हमारा वो रीयूजेबल होता है, इसलिए उसको प्लास्टिक से बेटर ऑप्शन माना जाता है, लेकिन जो हमारा ग्लास है ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल एज सच नहीं होता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ारों साल लगते हैं इसको डिग्रेड होने में, ठीक है। जो हमारा वेजिटेबल वेस्ट है, यानी कि जो हमारा सब्जियों का कचरा है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है। क्योंकि जो हमारी सब्जियां होती हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, ठीक है। वो हमारे को ज़मीन से ही मिली है, हमें धरती से ही मिली है, पेड़ पौधों से ही मिली है, तो वो बहुत इजीली जो बाकी मिट्टी है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे डिग्रेड होके उनको खाद का भी वो काम करते हैं, ठीक है। वापस से नाइट्रोजन जो है वापस से जो भी हमारे कार्बन है, जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो वापस जाके आपके डिकम्पोज होने के बाद में मिट्टी में ही वापस मिल जाते हैं, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, वो बहुत ईजिली इसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ट्रॉपिक लेवल रेफर्स टू, मतलब कि जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। अभी जब हम आपके एनर्जी की बात कर रहे थे, एनर्जी ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, 10% रूल के बारे में, वहाँ पे भी मैंने ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करा था कि भाई जब जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे हमारी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है मेन एनर्जी की, वही आगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्म ट्रॉपिक लेवल है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रही है,
वो रेफ़र कर रही है पोजीशन इन अ फूड चेन। ठीक है, कि भाई किसी भी हमारे एनिमल की फूड चेन में कहाँ पे पोजीशन है, वो उसका ट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे टाइगर्स है, हमारे लायंस है, वो आपके टर्शरी कंज्यूमर हैं, तो वो ट्रॉपिक लेवल 3 पे है, वो सबसे टॉप वाले ट्रॉपिक लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इकोसिस्टम विच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब देखो हमारे को पीछे पहले ये पूछा गया कि भाई ट्रॉपिक लेवल होता क्या है। अब वो हमें बोल रहा है कि फर्स्ट लेवल पे कौन सा ट्रॉपिक होता है, कौन सा एनिमल, सॉरी कौन सा हमारा ऑर्गेनिज्म होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ हमारा, सबसे नीचे वाला ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, तो हमने क्या बात करा था कि जो सबसे फर्स्ट होता है, सबसे नीचे जो हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है हमारे प्रोड्यूसर्स से, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो है हमारा प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब ये बोल रहा है कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, यानी कि कहाँ से कहाँ हमारी एनर्जी जा रही है, तो उसको इसमें से कौन सा चार्ट जो है हमारा वो इसको डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे को बायोलॉजी क्या पता है कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स है वो खाना बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में उनको हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स हैं ये उन्हें खा जाएंगे। ठीक है, खाना खा जाएंगे। अब जब ये खाएंगे तो इसके बाद में क्या होगा, मतलब ये एक दूसरे को, मतलब ये इसको भी खाएगा। ठीक है, फिर ये इसको खाएगा, तो ऐसे करके भी हमारी फूड चेन चलती है। ठीक है, अब लेकिन हमारे लास्ट लेवल पे क्या हुआ, जब ये मर गए तो तब क्या होगा, तब हमारे जो डीकम्पोजर्स हैं वो हमारे एक्शन में आएंगे और इन सब चीज़ों को डीकम्पोज करके वापस से फर्स्ट लेवल पे मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, तो यानी कि अब हमारा फ्लो क्या हुआ, तो इसका आंसर है हमारा सी। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, और फिर हमारे जो डीकम्पोजर्स होते हैं, हमारे डीकम्पोजर्स आके सब चीज़ों को डीकम्पोज करके वापस से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे उनको रिसाइकिल करके मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बाय डिज़ाइन ऐसा बनाया है भगवान जी ने कि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना जाए, सब कुछ रिसाइकिल हो जाए। वेस्ट होने वाले मटेरियल, पोल्यूशन होने वाले मटेरियल हम इंसानों ने बाद में आके इंट्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन एन इकोसिस्टम। अब हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा जो पिरामिड होता है, जो हमारे एनर्जी के पिरामिड्स होते हैं हमारे, उसमें आपके कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ ही खड़ा होता है। ठीक है, तो जो हमारे एनर्जी पिरामिड्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के हमारे एनर्जी पिरामिड्स होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, और एक होता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा हमेशा ऐसे अपराइट रहता है, ऐसे ऊपर की तरफ हमारा कौन सा आपका पिरामिड रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा एनर्जी पिरामिड, जो हमारा सी है, एनर्जी पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारा हमेशा अपराइट होता है। अगर तुम लोग को ये जो पिरामिड है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के बारे में और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना सब बच्चों। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगी। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये इतनी छोटी क्लास में कवर नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड क्लास चाहिए होगी। ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड क्या होता है हमारा, ये हमेशा अपराइट होता है। क्यों अपराइट होता है हमारा, क्योंकि एनर्जी जो है आपका वो नीचे ज़्यादा होती है और वो ऊपर जाते जाते डिक्रीज़ होती चल जाती है। कैसे डिक्रीज़ होती चल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे प्रोड्यूसर्स में हमारी 100% है तो वो हमारे टर्शरी कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 0.1% रह जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो हर लेवल पे हमारी सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए जो इसका पिरामिड बनेगा, जो इसका ट्रायंगल बनेगा, वो हमेशा अपराइट बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर्स पे ज़्यादा होगी, फिर हमारे सेकेंडरी, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, फिर हमारे सेकेंडरी, फिर टर्शरी कंज्यूमर पे सबसे कम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका नीट में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी हमने पीछे जब बात करा था तो हमने ए बायोटिक कॉम्पोनेंट के बारे में बात करा था, अब हम बायोटिक कॉम्पोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा जैविक होता है हमारा, मतलब कि जो हमारी जिंदा कॉम्पोनेंट होते हैं वो कौन सा होता है। ठीक है, वाटर हमारा नहीं हो सकता, वाटर हमारा ए बायोटिक कॉम्पोनेंट होता है, ये एक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है। ठीक है,
सॉइल नहीं हो सकती, सॉइल भी हमारी एबायोटिक कंपोनेंट होती है, नॉन लिविंग होती है। टेम्परेचर हम अपनी पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में, ये भी आपका एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है, ये आपका जिंदा नहीं होता। तो आंसर क्या हुआ हमारा, इसका आंसर है हमारा बी, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है ये एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक लिविंग कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। हमारे प्लांट्स, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे हमारे बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है कि विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट्स और डिफरेंट उसमें स्पीसीज़ हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, वो होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी का मतलब। डेजर्ट में पाया जाता है, टुंड्रा में पाया जाता है, ट्रॉपिकल में पाया जाता है या ग्रासलैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट, टुंड्रा और ग्रासलैंड के जो हमारे इकोसिस्टम्स होते हैं ये हमारे काफ़ी टिपिकल इकोसिस्टम्स होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ हमारी बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ जो है हमारी एनिमल, प्लांट्स जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाते, उन्हें अडेप्ट करना पड़ता है। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, वहाँ पे आपका आइडियल टेम्परेचर होता है, वहाँ मॉइस्चर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे खाने का भी अबेंडेंस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारी स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमारी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ है वो हमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं हमारे रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में चीज़ें चाहिए या आप चाहते हो कि वन शॉट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लाया जाए, आपकी इकोसिस्टम के ऊपर लाया जाए, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, एंड देखते रहिए मैक्सवेल सर का चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।